एंड ओनर का टाइम ऑलमोस्ट 30% कम होता है डे टू डे ऑपरेशन। कम से कम बोल रही हूँ मैं। तो कम से कम अगर आपका वो 30% टाइम कम होता है डे टू डे ऑपरेशंस में, तो आप सोचिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं इन दैट 30% ऑफ टाइम। सुनो सेठ जी, कोई भी धंधा चलाना हो उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती है, प्रोसेस, प्रोसेस एंड प्रोसेस। तो ये कैसे किया जा सकता है, और अगर कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है क्या, और अपने सेल्समैन को सिखा सकता है क्या, और उससे होता क्या है, ये आज हम जानेंगे योर रिटेल कोच की कर्ता धर्ता डॉक्टर रूपल अग्रवाल से। रूपल जी, स्वागत है आपका सुनो सेठ जी के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। नचिकेत, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रूपल आपका। थैंक यू सर। तो रूपल जी, शुरू करते हैं कि आप बताइए योर रिटेल कोच क्या करते हैं। हमारा बिजनेस है कि लोगों के बिजनेस को ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सके एंड उनको एक्सपैंड कैसे किया जा सकता है। बेसिकली हम हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज और एक्सपैंड करने में रिटेलर्स को स्पेसिफिकली। इसमें हम लोग मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे हम लोग प्रोसेस डिजाइन करते हैं, बिजनेस मॉडल डिजाइन करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल डिजाइन करते हैं। इन शॉर्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे कम से कम किया जा सके डेली ऑपरेशंस में, ताकि आप आगे बिजनेस डेवलपमेंट पे ध्यान दे सके, आपके फैमिली के लिए टाइम निकाल सके। एंड हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग प्रोसेस इस तरह से बिठाए कि आपके बिना, समझो आप स्टोर पे ना भी हो तो स्टोर उसी तरह से चले जैसे आप चाहे। ओहो, ये सुन के तो मेरे मन में इतने सवाल आ रहे हैं। नचिकेत जी, आप शुरू करेंगे? यस, तो ऐसा है कि मेरा एक बनिया दोस्त है, वो हमेशा कहता है कि मेरे बाबूजी के नजर से कुछ भी नहीं छूटता है, उन सब कुछ उनके नजर में ही रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या प्रोसेस सिखा सकते हैं? बल्कि ये तो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे लिए, क्योंकि वो खुद एक चलते फिरते ऑडिटर है। तो उनके मुंह से बोला हुआ हर शब्द एक ऑडिट शीट बन सकता है, और वो ऑडिट शीट हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हर बार। इस केस में जनरली ऐसा होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी मोटिवेटेड होती है नए प्रोसेस, नए सिस्टम्स, नए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए। कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जनरेशन है वो कहीं ना कहीं उनको अभी भी ये है कि हमारे बिना दुकान नहीं चल सकती, हम है इसीलिए दुकान इस तरह से चल रही है, जो डेफिनेटली बहुत सही है। बट हमें वही एक्सपीरियंस पूरा का पूरा कैप्चर करना है ये एक बाइबल में, जिसको हम एसओपी कहते हैं। तो हमारे लिए उनका एक्सपीरियंस, हमारे लिए उनका जो इतने सालों में उन्होंने अपने प्रोसेसेस बनाए हैं, कैसे बनाए, क्यों बनाए, वो जानना बहुत जरूरी होता है, और उनसे हम बहुत अच्छे एसओपीज बना सकते हैं। अगर बाबूजी है और वो ऐसा कहते हैं कि उनकी नजर से कोई बात नहीं छुपती, तो ही कैन डेफिनेटली हेल्प अस अ लॉट व्हाइल डेवलपिंग एसओपी। ये जो एसओपी शब्द है ना, ये हम ये पूरे पॉडकास्ट में बार बार सुनने वाले हैं। तो आज रूपल जी ने इसकी शुरुआत की है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। सही है ना रूपल जी? तो कुछ भी काम करने का एक तरीका है जो आप बनाते हैं, और क्या आप सच में लिखते हैं वो? डेफिनेटली। अगर एक पानी का ग्लास भी आपको उठा के रखना है, तो वो उठाना कैसे है, उसको रखना कितनी देर में है, कैसे रखना है, हर चीज डॉक्यूमेंट की जाती है। और वो चीज केवल डॉक्यूमेंट नहीं, उसको आईटी से लिंक किया जाता है, लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत क्लोज नेट होता है, मतलब हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारा बहुत क्लोज एंगेजमेंट होता है। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बस हम ट्राई कर लेते हैं, 4 दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि एसओपीज बनाने का काम ही ऐसा है कि जहां आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बाइबल बन रही है, तो उसको कम से कम 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। मतलब फॉर एन एवरेज चूक भूल होने की कोई गुंजाइश नहीं रही। हम कोशिश करते हैं कि मैंने सुना है आपने दुकान खोलने की और बंद करने की भी एसओपी की है, लिखी है। हाँ जी। इनफैक्ट वो तो हमारे रिटेलर्स का फेवरेट ऐप जो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू उनको ओपनिंग रिपोर्ट कैसे आए, क्लोजिंग रिपोर्ट कैसे आए,
ताकि वो ना होते हुए भी हर चीज उनको पता चले कि कैसे हो रही है। मतलब ताला खोलने के लिए सेठ जी की जरूरी नहीं है, सेठ जी जरूरी नहीं। हो बिल्कुल नहीं। और ना और ना कैश कलेक्ट करने के लिए एंड ऑफ द डे के लिए। तो कैश आपके घर पहुंच जाएगी अगर आपको आप चाहे तो, या नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी, आपको एसएमएस आ जाएगा, ओहो, तो आप उससे भी रिकनसाइल कर सकते हैं। ओहो, तो हमारे क्लाइंट है वो तो यहाँ तक पूरा उनको मैसेजेस जाते हैं कि हर एक बंदा प्रॉपरली ग्रूम्ड है या नहीं, ओह, हेयर कट है कि नहीं, क्लीन ओह, शूज क्लीन है या नहीं, तो वो हर चीज के मैसेजेस जाते हैं उनको, तो वो खुश है अपने घर पे बैठे हैं और उनको मैसेजेस आ रहे हैं, उनको पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिस्टम सेट है। लेकिन ये शूज जूते चमक रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी दुकानों के लिए ठीक है। जो छोटे छोटे हमारे पास वाले हैं, जैसे जूते की दुकान हो या कपड़ों की दुकान हो, जहां हम ना जाने कितने सालों से जा रहे हैं, कौन देखता है जूतों की तरफ, या कौन देखता है? ऐसा नहीं लगता है? ऐसा ऐसा लगता था अच्छा, मे बी कुछ साल पहले, बट अभी इवन सिंगल स्टोर वाले भी बहुत ही ध्यान रखते हैं कि हमारे स्टोर के स्टाफ ने यूनिफॉर्म पहना है या नहीं। अगर जिसको भी वो जो भी सोचता है मुझे एक दुकान से 4 दुकान करनी है, तो वो ये विजन लेकर ही चलता है वाह, कि मैं एक दुकान में ही अपनी सिस्टम इतनी बढ़िया बिठाऊं कि मैं आसानी से और 4 दुकान भी मैनेज कैसे कर वाह, पाऊं। ये बात सही है। तो जो ये हमारा इनिशियल बात हुई है, इसमें से क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि बाबूजी इतने साल तक गल्ले पे बैठे थे, उन्होंने जो ज्ञान कमाया है उसकी एक किताब आप बना रहे हो और वो ज्ञान बाकी सब में बांट रहे हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिकली ये उनका पूरा जितना भी ब्रेन में जितना भी एक्सपीरियंस भरा है, वो पूरा हम हम्म। बुक पे लाने की कोशिश करते हैं, और वो बुक को हम स्टैंडर्डाइज इस तरह से करते हैं कि वो आपके ना होने, आप जब नहीं भी हो तो उसको रेप्लिकेट किया जाए, उसको कॉपी पेस्ट किया जाए आपके मल्टीपल स्टोर्स पे। ओके, तो इसमें मेरे भी दो सवाल है। एक तो वो हम उनका इतने सालों का कमाई हुआ जो ज्ञान है वो क्यों बांटेंगे, और दूसरी बात, अगर वो वहां पे नहीं है तो उसमें फिर चोरी होने के चांसेस या मिसमैनेज होने के चांसेस क्यों नहीं रहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो दो चीज इसमें भी दो चीजें हैं, जैसे आपके दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट, हम एसओपीज जब बनाते हैं तो हर डिपार्टमेंट के जब प्रोसेस बनते हैं, जैसे परचेज का प्रोसेस बनता है, अकाउंटिंग का बनता है, इन्वेंट्री का बनता है, वेयरहाउस का बनता है, सिक्योरिटी का बनता है, तो हर डिपार्टमेंट के प्रोसेस बनते हैं, तब हमारे बैक एंड दिमाग में ये चीज हमेशा रहती है कि चोरी या थेफ्ट किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, और कहाँ हमारे लीकेज के पॉइंट्स है, और उसको किस तरह से हम पॉलिसी और प्रोसीजर ऐसा बनाए कि उसको मिनिमाइज किया जाए। सो इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट तो 100% एसओपी से ही काम हो पाएगा, क्योंकि मैन्युअल जब सिस्टम होती है, जब प्रोसेस नहीं होता है, तो आपको पता भी नहीं है चोरियां कितनी हो रही है और कहाँ हो रही है। वो तो जब स्टॉक टेक लिया जाएगा तब पता चलेगा कि चोरी कहाँ हुई है और कितनी हुई है। एंड दूसरी बात, बाबूजी अगर नहीं बताना चाहते तो नो प्रॉब्लम, हम वैसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो जिसके थ्रू ये कॉर्पोरेट्स, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स आप देखते हो, लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, रिटेल, रिलायंस ट्रेंड्स, ये जो मल्टीपल रिटेल चेन्स आप देखते हो, वो किस तरह से ऑपरेट किए जाते हैं, वो सिस्टम छोटे स्टोर में किस तरह से अकोमोडेट किया जाए, उस पे हम काम करते हैं। तो वो जो अगर मतलब वो सिस्टम्स अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% वो सक्सेस मंत्रा है, क्योंकि वो कर रहे ऑलरेडी। ओके। एक आप बता रहे थे तो मुझे एक चाणक्य का वचन याद आ रहा था कि उन्होंने कहा कि जैसे पानी में मछली होती है तो पानी वो कब पीती है वो पता नहीं चलता है। वैसे ही अगर दुकान वाला आदमी, दुकान में काम करता हुआ आदमी या दुकान का ग्राहक इतना अंदर जा चुका होता है कि वो कब चोरी करता है पता भी नहीं चलेगा। और मेरे दिमाग में आ रहा था, मुझे याद आ रहा था कि समझो जो बर्तन वगैरह की दुकान होती है या घरेलू सामान की जो दुकान होती है, वो कितनी बड़ी होती है। मतलब सिंगल स्टोर भी हो तो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें होती है, 3 मंजिल 4 मंजिल भी दुकान होती है। तो उनको तो पता भी नहीं चलता होगा कि क्या कोई अपनी जेब में डाल के कोई चला गया है, क्या है। तो यहाँ पे आप मेजर कैसे करते हैं कि चोरी कम हुई है कि नहीं हुई है? ये मेजरेबल है?
डेफिनेटली है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है सब जो है वो है स्टॉक टैली, जहां पे वो सबसे पहले हम उनको लाते हैं, वो पूरे दुकान की स्टॉक लेते हैं। हमारे पास एक लिस्ट आती है कि हर एक कैटेगरी, सब कैटेगरी, कितने प्रोडक्ट्स है, कितने ब्रांड्स है हमारे पास, कितने एसकेयूज कहते हैं वो है। एंड उसके ऊपर फिर काम किया जाता है कि ये हमारे लीकेज पॉइंट्स है। आप आज की डेट में किसी भी रिटेलर के पास जाइए और पूछिए कि आपके गोडाउन में कितना स्टॉक है, या आपके स्टोर में एग्जैक्टली कितना स्टॉक है, या आपका मंथली प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकलती है, वो शायद बता ही नहीं पाएंगे अगर वो स्टॉक लेते नहीं है या फिर वो सॉफ्टवेयर ठीक से यूज करते नहीं है। तो ये चीज को डेफिनेटली मेजर किया जाता है, जा सकता है। इनफैक्ट इस पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। हमारे क्लाइंट है, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट होमवेयर हाउस होल्ड स्टोर ऑफ पुणे। वो खुद गले पे बैठते थे सालों साल, आई थिंक मोर देन 20 years। एंड वहां से लेके एक ऐसा स्टेज आया जहां पे उनके पास पहले फैमिली में 5 से 6 लोग थे जो बैठ पाते थे। इवेंचुअली चीजें ऐसी होती गई जहां पे वो अकेले रह गए। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि आज तो मुझे सिस्टम लगानी ही पड़ेगी, वरना मैं अकेला, उनको वॉशरूम जाने तक का टाइम नहीं मिलता था। वो लिटरली 12-14 घंटे वॉशरूम भी रोकते थे। मतलब इससे बुरी क्या बात हो सकती है। तब उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि आई एम एक्सट्रीमली लेट, जो मैंने किया ये चीज शायद मैं थोड़ा सा पहले कर लेता तो मेरी आज नंबर ऑफ स्टोर्स भी ज्यादा होते। बट नेवरदलेस आज उन्होंने चालू किया, वहां से लेके आज वो 3 स्टोर्स पे है, और 3 छोटे नहीं बड़े स्टोर्स, नॉट लेस देन 5000 स्क्वायर फीट स्टोर्स। यहाँ पे छोटी से छोटी सुई से लेके कबर्ड तक सब कुछ मिलता है। एंड इनका हर चीज बार कोडिंग किया हुआ है हमने, स्टॉक लेते हैं हम, ग्लोबल काउंटिंग करते हैं, और उनको मंथली प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आते हैं घर बैठ के। तो ऐसे केस स्टडीज है हमारे पास। yes. अच्छा, तो रूपल मैम, ये इसमें एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जैसे आपने बताया कि वो अकेले थे, 14-14 घंटे उनको वॉशरूम तक जाने का चांस नहीं मिलता था। कभी कभार ऐसा होता है, लोगों की एक मेंटालिटी भी होती है कि इम्पोर्टेंस खुद को कितना मिलता है, ये भी रहता है कि हो सकता है कि मैं अगर बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो मैं खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ। सही बात ये मेंटालिटी चेंज करने से शुरुआत करनी पड़ती होगी आपको। डेफिनेटली। आप मतलब हमारे सेल्स के सेशंस जो होते हैं वो एक्चुअली सेल्स नहीं होता है, वो मेंटल काउंसलिंग होती है जहाँ पे हम बैठ के समझते हैं, पहले बेटे के साथ, फिर पापा के साथ, फिर फैमिली के साथ, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, एंड वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब यही हमारी जिम्मेदारी है। तो ये प्रोसेस कैसे चलती है आपकी? कोई क्लाइंट के साथ आपका इनिशियल डिस्कशन होता है, उसके बाद में कैसे प्रोसेस चालू होता है फिर आपका? सो बेसिकली सबसे पहले हम क्लाइंट का विजन क्या है, उन्हें आगे किस तरह से एक्सपैंड करना है, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाने हैं, कैटेगरीज बढ़ाने हैं, या वही दुकान को और बड़ा करना है, उनका विजन क्या है वो समझ के लेते हैं। और विजन समझने के बाद उसके हिसाब से पूरे एसओपीज बनते हैं, और हम कोशिश करते हैं हम जो एसओपीज बनाए वो आगे एटलीस्ट उनको 2 से 3 साल काम आए, क्योंकि कोई भी क्लाइंट हर महीने या हर साल बैठ के एसओपीज नहीं बनाता है। तो हम एसओपीज की बाइबल ही उस तरह से बनती है जो आगे 3 साल उनको काम आए, जहाँ पे हर प्रोसेस उनका कैसे अभी फॉलो करते हैं, उसमें कहाँ गैप्स है, क्या चीज मैन्युअली हो रही है, क्या चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, ये पूरा समझ के लेते हैं। और उसके बाद हर डिपार्टमेंट वाइज हमारा आउटपुट स्टार्ट होता है, जहां पे हर डिपार्टमेंट में क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस भी लाने चाहिए ये भी हम बताते हैं उनको। मतलब यहाँ तक कि वेयर हाउस में एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, गुड्स कहाँ रखे जाने चाहिए, किस तरह से बारकोड का लेबल लगेगा, अगर शर्ट है तो कहाँ लगेगा, अगर पैंट है तो कहाँ लगेगा, ये भी पूरा डिसाइड हम करते हैं प्रोसेस में। अच्छा, इसको और थोड़ा आसान भाषा में, एसओपीज जो आप बोल रहे हो कि, तो इसको और थोड़े आसान भाषा में समझा सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में? इजी, अगर आप इजीली समझना चाहो तो आप कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हो तो साथ में एक बुकलेट आती है कि ये आइटम को यूज कैसे किया जाए। तो आपकी दुकान की वो बुकलेट हम बनाते हैं कि आपके दुकान में हर चीज का ऑप्टिमम यूज, रिसोर्सेस है आपके,
स्टाफ आपका रिसोर्स है, स्टॉक आपका रिसोर्स है, आपकी जगह आपका रिसोर्स है। हर रिसोर्स को मैक्सिमम किस तरह से यूज किया जाए, इसकी हम बाइबल बनाते हैं, ताकि उसको ऑप्टिमम यूज किया जाए और उसमें से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो अभी महत्व की बात चल रही थी, तो जितना महत्व दुकान के मालिक खुद के लिए रखते हैं, सच में कहा जाए तो दुकान सेल्समैन ही चलाते हैं। ग्राहक को देखना और मतलब बेचना और वो सब, और ग्राहक को संभाल के रखना, उसको खुश रखना, ये सारी चीजें एक्चुअली सेल्समैन करते हैं। तो उनकी तो बड़ी अहमियत रहती है दुकान में, और एक एक दुकान में 20-20, 25-25 साल काम किए हुए सेल्समैन रहते हैं। अभी आप बाहर से आएंगे, कुछ वो दुकान के मालिक को पटाएंगे, एसओपी लिखेंगे, तो इनको भी ऐसे लग रहा होगा ना कि अरे फिर मेरा क्या रहा इसमें, मेरा तो मतलब एकदम कम हो जाएगा, ये बताएंगे वैसे मैं करूंगा। तो वहां से कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है, आता है। आपका क्या अनुभव है? और और उनकी लाइफ इजी हो जाती है कि उनको बहुत आप कस के रखते हैं? पेपर वर्क में फंसा के रखते हो। हमारी कोशिश होती है कि सबकी लाइफ इजी की जाए, स्टाफ से लेके ओनर तक की। बट डेफिनेटली सो ये रेजिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग, हम हर चीज को सबसे पहले ना बोलते हैं। आप हो, मैं हो या सेल्समैन है, तो वो हर चीज में आना ही है कि सबसे पहले नहीं करना हमें। बट ये चीज में इवेंचुअली जब हम सिस्टम में जाते हैं तो हम उनको भी दिखाते हैं कि अगर आज 2 दुकान है, 4 दुकान है और 4 से अगर 14 होती है, तो तुम्हारा भी ग्रोथ किस तरह से होगा, उसको ग्रोथ पाथ दिखाया जाता है। उसको बताया जाता है कि तू आज सेल्समैन है, अगर तू अच्छा परफॉर्म करता है तो तू टीम लीडर बन सकता है, डिपार्टमेंट मैनेजर बन सकता है, मैनेजर बन सकता है। तो ये जब ग्रोथ पाथ दिखता है तो जो परफॉर्मिंग स्टाफ है वो डेफिनेटली टिकता है। और एवरी बास्केट हैज अ रॉटन एप्पल, तो जो रॉटन एप्पल्स है वो अपने आप फिल्टर हो जाए, आइडेंटिफाई भी होते होंगे। हाँ, अच्छा। एग्जैक्टली। लेकिन सेल्समैन की लाइफ इजी कैसे हो जाती है? और या उनको, एक तो है आपने ग्रोथ पाथ की बात की, और कुछ है जो उनका काम आसान कर दे? इसमें इनफैक्ट हम लोग इनसे ये जब एसओपीज बनते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये हम केवल वन साइडेड सिर्फ ओनर को ध्यान में रख के बनाते हैं। इसमें बेसिकली स्टाफ के हिसाब से वेलफेयर क्या होना चाहिए उनका, वो इतने सालों से अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम स्टाफ के लिए। एंड उनके लिए भी काम आसान हो जाता है बिकॉज उनसे हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑन पेपर आ जाती है। मतलब मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये 4 चीजें मुझे आके करनी है एज अ सेल्समैन। मुझे मंडे क्या करना है, मुझे ट्यूसडे क्या करना है, मुझे वेडनेसडे क्या करना है। हम यहाँ तक जाते हैं, हमारे कुछ क्लाइंट्स है जिनके अभी मल्टीपल चेन ऑफ स्टोर्स है, जैसे 30 स्टोर्स, 40 स्टोर्स, तो उनके यहाँ आप जाओगे तो वेडनेसडे मॉर्निंग फर्स्ट फ्लोर का क्लीनिंग हर एक दुकान में चालू होगा। आप कोई भी दुकान चेक कर लो। तो यहाँ पे इवन डे वाइज क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, यहाँ तक हम डिटेल आउट करते हैं। तो उससे इवन स्टाफ का काम आसान होता है। मुझे पता है कि मुझे वेडनेसडे मॉर्निंग क्लीनिंग करना है, ये नहीं कि तूने क्लीन नहीं किया, ऐसे ही रखा है, बस ऐसे ही देखता नहीं है, कुछ ध्यान नहीं रखता, नहीं, इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं कैसे करना है इसको। ओके, तो यानी मालिक को जब लगे तो आज ये क्लीन कर दे, कल वो क्लीन कर दे, उसको भी टेंशन नहीं है, जो प्रोसीजर बनी हुई है उसके हिसाब से सब काम। और कभी कभी मालिक भी भूल जाते हैं ना, अगर वो अपने काम में है। बट ये सारी चीजें जो होती है वो किस टाइप के बिजनेसेस में हो सकती है? क्योंकि कि हर एक दुकानदार जो होता है उसका यही कहना होता है कि नहीं, हमारा धंधा अलग है, यहाँ पे प्रोसेसेस नहीं बैठ सकती है। मैं आपको कहूंगी कि हम 10 साल से ये बिजनेस में है, एंड ये 10 साल में हम लोग ने सिंगल स्टोर से लेके मल्टीपल चेन ऑफ स्टोर्स भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, एसओपीज बिठाए हैं। और वो चाहे अपैरल हो, ज्वेलरी हो, फर्नीचर हो, फर्निशिंग्स है, फुटवेयर है, सुपरमार्केट है, चाय वाले की दुकान से लेके एक ज्वेलरी स्टोर तक, हर एक को ये एसओपीज लगते हैं और काम आते हैं। मतलब जिस किसी चीज की दुकान हो सकती है वहां प्रोसेसेस लग सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप सोचो कि आपकी सिंगल स्टोर है, आप क्या करोगे? बट इन दैट केस मैं कहूंगी कि हमारे एक क्लाइंट है जो एक छोटा सा गांव है, वो नाम भी मैंने पहली बार सुना था जब वो हमारे पास आए थे, दोंडाईचा, जो मुझे अभी भी नहीं पता मैप में कहाँ आता है।
हाँ, महाराष्ट्र का एक गांव है। वहां से आए थे और उन्होंने कहा मुझे एसओपीस करने हैं। वाह हम परेशान हो गए थे कि वाह। उनको एसओपीस पता है, और वो आज तक वो हम लिटरली आई थिंक 6 या 7 साल हो गए होंगे वो आके हमारे पास, वो आज भी हमें फॉलो अप करते हैं, एसओपीस इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी स्टोर भी एक्सपैंड की है, वो फ्री भी हुए हैं, उन्होंने काफी नए डेवलपमेंट्स भी किए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। क्या बात। सो हम सोचते हैं कि सिर्फ शहर वालों को ये सब ये जरूरी है, या बड़े स्टोर्स वाले, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल स्टोर्स के लिए भी उतना ही। तो अदरवाइज जो रिटेलर्स है, रिटेल स्टोर्स होते हैं, तो उनके बारे में ऐसा कुछ आप फिगर कुछ बता सकते हैं क्या कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस प्रोसेसेस कि जो आपका पर्सनल टाइम इतना परसेंट से बढ़ सकता है लगभग, या इतना परसेंट से प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है? सो इस ऐसा कुछ नंबर डेफिनेटली बता सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद वन थिंग। इंडिया में अगर कहोगे, सो इंडिया में ऑलमोस्ट 90% बिजनेसेस अनऑर्गेनाइज्ड है। राइट। सो अनऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या कि जहां पे कोई सिस्टम ठीक से बैठी हुई नहीं है, कोई प्रोसेसेस नहीं है, लोग हर 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 पर्सन वहां पे अपने हिसाब से काम कर रहा है, एंड वहां पे कोई मेजरमेंट नहीं है कोई चीज का। जैसे ही आप मेजरमेंट करना शुरू करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर लगा के, सिस्टम्स लगा के, स्टॉक टैली करके, लॉयल्टी प्रोग्राम्स करके, तो यहाँ पे हमने देखा है कि आपके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बढ़ती है, एंड ओनर का टाइम ऑलमोस्ट 30% कम होता है डे टू डे ऑपरेशंस में। कम से कम बोल रही हूँ मैं आपको। सो कम से कम अगर आपका वो 30% टाइम कम होता है डे टू डे ऑपरेशंस में, तो आप सोचिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं इन दैट 30% ऑफ टाइम। सच में। एंड इतना ही नहीं, अगर पिल्फरेज है, अगर पिल्फरेज मतलब थेफ्ट्स हो रहे हैं, अगर चोरी हो रही है, तो हमने ये भी देखा है कि मतलब जहां पे हमारे क्लाइंट थे, कपड़े की स्टोर है, वहां पे ऑन एन एवरेज ईयरली वो 1% स्क्वायर ऑफ करते थे। मतलब 1% उनका जो चोरी होती थी वो स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट ईयर वापस चालू करते थे। वो 1% उन्होंने जब नेक्स्ट ईयर आफ्टर एसओपीज इम्प्लीमेंटेशन जब मेजर किया, तो वो हो गया था 0.3% तक। तो इस तरीके से भी बेनिफिट। एंड लोग आज भी सोचते हैं कि क्या हमें खर्चा करना चाहिए एसओपीज पे। मैं कहूंगी ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट टू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो आप लेकिन रुपल आप मतलब 2-3 महीना दुकान में काम करेंगे, उनके लिए सब कुछ ये गीता बाइबल सब लिख के उनको दे देंगे और आप वहां से चले जाएंगे, आगे क्या होता है? फ्रैंकली हम बिल्कुल भी नहीं जाते। हमारे जितने भी क्लाइंट्स है, 80% हमारे क्लाइंट्स जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं आज भी इतने सालों में। इसका जैसे ही एसओपीज कंप्लीट होते हैं, डिजाइनिंग कंप्लीट होता है, तब स्टार्ट होता है हमारे ऑडिट्स, हमारे ट्रेनिंग्स। ऑडिट्स और ट्रेनिंग्स में हम गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ एसओपीज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, एंड देन उसको और इम्प्रोवाइज किया जाता है ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। ये उसी तरीके से है एनालॉजी कि आपने गाड़ी खरीदी तो उसका मेंटेनेंस करना है, तो वैसे चलते रहता है। ये गाड़ी है, आपका स्टोर है, एंड उसका कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलते रहता है, वैसा है। ये ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसे हम इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं तो ऐसा नहीं कि 100% सब सही हो जाएगा, टाइम लगता है। जैसे आपने कहा 30 से 40% पे आते हैं, 40 से 50% पे आते हैं, वैसे 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 स्लोली स्लोली इम्प्रोवाइज होती है चीजें। नहीं, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कहा कि 30% टाइम बच रहा है सेठ जी का, तो दिन के अगर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा उनको दूसरा काम करने के लिए मिल रहे हैं, तो उससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। सही है। एक ऐसा होता है जब भी दुकान खुलती है, मतलब जो दुकान शुरू किया तो एक तो होता है कि नहीं मैं परचेस करूंगा, मैं सेल करूंगा, मैं ही लोगों को काम पे रखूंगा, मैं ही वो झाड़ू वाली बाई का पगार दूंगा, ये सब मैं ही करूंगा। और वो करते करते इतनी आदत हो जाती है कि धीरे धीरे सेठ जी को ऐसा लगता है कि ये सब मेरा ही काम है, तो ऐसा थोड़ा हो जाता है। लेकिन अभी आप तो कह रहे हैं कि 30% टाइम कम हो जाता है, 50% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो सेठ जी 12 घंटे दुकान में बिताते थे,
उनके हर रोज के अगर 6 घंटे आप खाली कर देते हैं तो उनको तो बड़ी दुविधा होती होगी, मैं करूं क्या इन 6 घंटों में। डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली। सो हम जब एसओपी डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं जो ओनर्स है उनको, क्या आप मेंटली तैयार है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप तैयार नहीं है तो हम कितने भी प्रोसेस बना ले उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अपनी आदतें बदलनी है। आप जो डे टू डे काम करते हो, आप जो स्टोर पे आते हो, लोगों को टोक करते हो, लोगों से काम करवाते हो, लोगों पे चिल्लाते हो, लोगों को प्यार से काम करवाते हो, किसी को बोलते हो क्लीन कर, जैसे आपने कहा कि चाय वाले का भी पगार वो देते हैं, तो अगर वो चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो तो वो चीजें आपको आगे जाके चेंज करनी होगी। तो आप मानसिक आपकी तैयारी है क्या ये चीज करने की? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता बहुत है। डिफिकल्ट है। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हाँ मैं फ्री तो हो जाऊंगा, चलो मैं कोशिश भी करूंगा ये चीजें नहीं। हमें हमेशा बोलते हैं आपको गलती दिख रही है, आपको वहां चुप रहना है, आपको बाद में सिस्टम के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से किसको बताना है वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा। तो वहां तक हमें उनको तैयार करना पड़ता है मेंटली। बट हाँ, उसके बाद फ्री होने के बाद क्या करूं ये भी बड़ा सवाल होता है कि भाई मैं करूं क्या? आपने मुझे फ्री तो कर दिया, उसके बाद मैं करूं क्या? तो काफी सारी चीजें हैं जो एज ओनर्स उन्होंने करनी चाहिए। आइडियली एज ओनर्स उनको आगे बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से टाइम मिल जाता है, नए स्टोर्स कहाँ ओपन करने हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, नई वही प्रोडक्ट और सस्ते में हम कैसे ला सकते हैं, उस पे काम करना है। काफी सारी चीजें होती है जिसमें आप एक्चुअली ऑक्यूपाई होने चाहिए, जिसके लिए हम कभी टाइम ही नहीं निकाल पाते। आप सोचो वही वही प्रोडक्ट आप समझो 10% कम में भी लाते हो तो आपके मार्जिन कहाँ के कहाँ बढ़ जाएंगे। सही है, सोचने वाली बात है। yes. समय का सदुपयोग होना चाहिए। वो समय खाली जो हो रहा है वो टाइम पास करने के लिए नहीं हो रहा है, बट आपका ही बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको समय मिलने वाला है। एग्जैक्टली। तो रूपल जी, ये इसमें काफी सारी चीजें आ गई, जैसे स्टॉक का आ गया है, इसमें एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गया, एम्प्लॉय वेलफेयर आ गया, मार्केटिंग आ गया, हाउसकीपिंग आ गया। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं उसमें अलग अलग एक्सपर्टाइज लगती होंगी, तो वो सारी एक्सपर्टाइज आपके पास है? डेफिनेटली। सो इसमें सर कैसा है कि जैसे मैंने कहा कि वी आर इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 10 years एंड बाय फार हमने मोर देन 200 ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, छोटे बड़े सारे मिला के। तो अगर आप देखोगे तो हमें एग्जैक्टली पता है कि छोटे अगर रिटेलर्स है तो उनको क्या दिक्कत आती है, कहाँ तक के प्रोसेस उन्हें बनाने हैं, और जो बड़े से बड़े होते हैं वो भी किस तरह से मैनेज करते हैं। तो ये सारी एक्सपर्टीज हमारी इन हाउस है, हमारी टीम है मोर देन 25 लोगों की, तो ये कोई इश्यू नहीं है। वी डेफिनेटली हैव द बैंडविड्थ एंड द नॉलेज फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। ऐसा कोई एक केस स्टडी या ऐसा सक्सेस स्टोरी आप बता सकते हो क्या, कि जिसमें ओनर को पहले बहुत ही वो तैयार नहीं थे ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन बाद में पूरा टर्न अराउंड हो गया? और मतलब नचिकेत को ऐसा चाहिए जो पहले पोस्टर हुआ करता था कि इसने उधार में बेचा और ये रोता रहा, और इसने कैश में बेचा और ये हंस रहा है। वैसे इसने वाईआरसी को नहीं एम्प्लॉय किया और अब ये बेचारा दुकान पे बैठा है। इसने वाईआरसी को एम्प्लॉय किया, अब देखो इसके 1 के 4 स्टोर हो गए। वैसे वाली कहानी नचिकेत को चाहिए, बताइए। सो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट हाँ हमारे क्लाइंट है जो ऑफकोर्स पूना बेस्ड है, एंड हम जुड़े हैं ऑलमोस्ट 8-9 साल से उनके साथ। स्टार्टिंग में उनके सिंगल स्टोर ही था, बड़ा स्टोर था। वो सोचते थे कि बड़ा स्टोर है, बड़े स्टोर में से अगर मैं निकल जाऊंगा तो स्टोर का सेल कम हो जाएगा, मैं सिस्टम लगाऊंगा तो हो सकता है ऐसा कि स्टाफ ना टिके, स्टाफ वो सिस्टम ना फॉलो करे, यही सब जो कॉमन प्रॉब्लम्स हम जो बात कर रहे हैं। तो हम उन्हें कन्विंस करने के लिए हमें लगभग 8 से 9 महीने गए कि आपको सिस्टम और प्रोसेस की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है। और ऐसा नहीं, वो हर बार हमें बुलाते थे, हर बार अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स बताते थे, और उनको लगता था कि हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, इस बार तो ये लोग
डेफिनेटली वापस जाएंगे विदाउट अ ये सोल्यूशन। विक्रम और तो वेताल हो गए। वो एक वो तो फाइनली उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बिठाया हमारे सामने कि देखो ये सिस्टम जो बता रहे हैं आपको क्या लगता है। तो हम हर बार जब क्लोजिंग करते हैं कोई क्लाइंट के साथ तो कम से कम हमारा इंटरव्यू उनके हर एक फैमिली मेंबर ले ही लेते हैं हमारा। मतलब 6 से 7 मेंबर्स होते हैं जो हमें स्क्रूटिनाइज करते हैं हर तरीके से। तो उन्होंने भी किया। फाइनली उन्होंने किया कि चलो हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। टुडे दे आर एट 34 stores in the last लास्ट 8 years, so they also started 8 they also साल में started with 34 one stores। store 34 stores और उसके पहले एक स्टोर कितने साल तक था? आई थिंक उनके पापा के टाइम से, मतलब लगभग 30 years। यानी 30 साल तक एक स्टोर से बाहर नहीं निकल पाए थे और 8 साल में एक स्टोर का 34 स्टोर्स बन गए। So, वो सोचते थे कि मैं आज 100 रुपए कमा रहा हूँ, मैं हूँ इसलिए 100 रुपए कमा पा रहा हूँ, मैं जैसे ही निकलता हूँ ये 100 के 80 हो जाएंगे। तब हमने यही बोला था कि ये 80 रुपए आपको 10 स्टोर से कमाने हैं या 100 रुपए एक स्टोर से, आप सोच लीजिए। तो बस वैसे ही था। ओके। रुपल, एक और तरह की दुकानें आजकल खुलने लगी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो हमारे फोन पे मौजूद हैं, ई कॉमर्स, ई स्टोर्स। तो क्या आप उनके लिए भी ऐसा कुछ सोल्यूशन लेके आते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम लोग रिटेल एंड ई कॉमर्स दोनों ही सेक्टर्स के लिए काम करते हैं। ई कॉमर्स काफी नया है एंड लोगों को ऐसा लगता है कि बस प्रोडक्ट लिया, फोटो लिया और अपलोड कर लिया कि माल बिकना शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर यहाँ पे जो भी सुन रहा होगा वो उसने ये किया भी होगा और उसका माल नहीं भी बिका होगा फॉर 1 year 2 years, आई डोंट नो। ई कॉमर्स जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है। ई कॉमर्स एक अलग, आप सोचिए एक नई दुकान आप स्टार्ट कर रहे हो। आप एक दुकान जब स्टार्ट करते हो तो 2 महीना लग जाता है इंटीरियर करने में, 1 महीना लग जाता है स्टॉक सिलेक्शन में, और उसके बाद वो दुकान स्टार्ट होती है। इसी के लिए जो हम कहते हैं ना, हम बैक एंड जो पूरा प्रोसेस बिठाते हैं, आपके हर एक कस्टमर वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये आइडेंटिफाई किस तरह से हो सकता है, उनका फीडबैक कैसे लिया जा सकता है। इसके लिए ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट प्रोसेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रॉपर कैश बर्न कर रहे हो, कैश बर्न मॉडल पे हो, बिकॉज वो विदाउट सिस्टम विदाउट प्रोसेस हो ही नहीं सकता। एंड आप जितने भी बड़े रिटेलर्स देख रहे हो जो ई कॉमर्स में सक्सेसफुल है, वो केवल बैक एंड सिस्टम्स और प्रोसेसेस की वजह से है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लास्ट माइल डिलीवरी है, लॉजिस्टिक्स है, कस्टमर सर्विस है, फीडबैक है, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हर एक डिपार्टमेंट का प्रोसेस उतना ही एसेंशियल है। आप कहोगे कि मेरी खुद की ब्रांड नहीं है, मैं दूसरों की ब्रांड बेचता हूं, तो क्या मुझे ई कॉमर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये सारे चीज भी इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मार्केट रिसर्च जो हम करते हैं वो भी मतलब हम मार्केट रिसर्च में भी हेल्प करते हैं उनको। उनकी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, वो फ्लो, कस्टमर जर्नी कैसी होनी चाहिए वेबसाइट पे, वो भी हम हेल्प करते हैं। लोग सोचते हैं हम लोगों की वेबसाइट कॉपी कर लेंगे, बस हमें ऐसी ही वेबसाइट चाहिए जैसी अमेजोन की है। अमेजोन की वेबसाइट बनाने मतलब हाँ, ऐसे काफी एम्बिशन होता है लोगों का, बट इतना सिंपल नहीं है। उसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस। ये सारी चीजें डेवलप करना, डिजाइन करना बहुत एसेंशियल है अगर आपको उसको सक्सेसफुल करना है तो। तो रूपल जी, ये सारे चेंज अभी लाना रिटेलर्स के लिए कितना आवश्यक बन गया है? क्या ये सारे सिस्टम्स के बगैर अभी ये यूपीआई के जमाने में, ऑनलाइन स्टोर्स के जमाने में, क्या ट्रेडिशनल रिटेलर्स टिक पाएंगे? हमने काफी वेबिनार्स लिए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन इस टॉपिक पे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम था सावधान, रिटेल धंधा बदल तो आहे। मतलब एग्जैक्टली यही टॉपिक था, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे तो एनीवेज फिजिकल स्टोर्स बंद थे। बिल्कुल। मैं कहूंगी ई कॉमर्स को एज अ कंपटीशन नहीं, एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, बिकॉज आगे जाके ओमनी चैनल जिसको कहते हैं, ओमनी चैनल मतलब एक हाइब्रिड मॉडल
जहाँ पे फिजिकल भी चलेगा और डिजिटल भी चलेगा, बट यू शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब एज अ ब्रांड आप हर जगह प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आपके कस्टमर को जहां जहां से भी चाहिए वो शॉपिंग कर सकता है, वो घर बैठ के भी कर सकता है, दुकान में आके भी कर सकता है। तो कस्टमर को हम वो सहूलियत अगर देते हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो लुकिंग बैक। मतलब आपके लिए स्काई इज द लिमिट। बट आप सोचोगे कि ई कॉमर्स मेरा कंपटीशन है और मैं ई कॉमर्स से भी सस्ता लाके बेचूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। या फिर आप सोचोगे कि मैं ई कॉमर्स ही करता हूँ, फिजिकल स्टोर्स बंद कर देता हूँ, तो आइदर वेज वो पॉसिबल नहीं होगा। फ्यूचर इज ओमनी चैनल, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन सिर्फ बड़ी ही दुकानें टिक पाएंगी कि छोटे छोटे जो दुकानें हैं, सिंगल स्टोर्स हैं, वो भी रहेंगे? क्या क्या लगता है आपको? इनफैक्ट जो स्मॉल टाउन्स है जहां पे वो सिंगल स्टोर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि उनका गुडविल इतना अच्छा है, अगर वो ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं तो वहां के लोग कभी भी अमेज़न पे जाके या फ्लिपकार्ट पे जाके खरीदेंगे नहीं। वो पता है उनको कि वो लोकल स्टोर, वो तो हमारे गांव का है और हम उनको इतना अच्छे से जानते हैं, तो हम डेफिनेटली वहीं से खरीदेंगे। बट आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, आप अवेलेबल ही नहीं हो ऑनलाइन, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए उनको जाना है अमेज़न फ्लिपकार्ट पे। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी को वो शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि ई कॉमर्स ये तो शॉर्ट टर्म है, ई कॉमर्स शॉर्ट टर्म नहीं है, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना है एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट बोथ वे। या शायद अंडर एस्टिमेशन नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा थोड़ा डर भी लग रहा होगा, या करना तो है लेकिन कैसे करेंगे पता नहीं। तो सेठ जी यहाँ बैठे हैं डॉक्टर रूपल और उनकी टीम, जो आपको बताएंगे कि आप हर जगह कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं और उसी समय आपका अपना खुद का वक्त भी निकाल सकते हैं। एब्सोल्युटली। और अभी आपने गुडविल की बात की, तो मैं अभी इस पे आऊंगा कि जैसे गुडविल है जो पर्सनल कनेक्ट होता है एक दुकानदार के साथ ग्राहक का, तो उसके वजह से ग्राहक की बहुत, एक ग्राहक बार बार हर सालों साल उस दुकान में जाता है। तो ये सारे सिस्टम्स लगा दिए आपने, सेठ जी को हटा दिया गल्ले पे से, तो वो फिर पर्सनल टच कैसे रहेगा? हम लॉयल्टी प्रोग्राम्स के भी तो गुड सिस्टम्स लगाते हैं, तो लॉयल्टी अगर है तो बंदे को वैसी सर्विस भी मिलेगी, वो डिस्काउंट्स भी मिलेंगे जो सेठ जी देते थे गल्ले पे बैठ के। सेठ जी हमें क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो गल्ले पे बैठ के हर एक को 5% डिस्काउंट दे देते हैं एक्स्ट्रा, और इसीलिए कस्टमर को सेठ जी अच्छे लगते हैं, और कोई रीजन नहीं है। सही है। और वो रिप्लेस करता है एक गोल्डन कार्ड या प्लैटिनम लॉयल्टी कार्ड से। अगर आपके पास वो है तो आपको 5% मिल जाएगा। तो अभी एक टुवर्ड्स एंड मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि ऐसी कोई केस है क्या, ऐसी कोई ये क्या कि आपके यानी बहुत दिल के करीब है, जिसको आप याद करके ऐसा लगता है कि नहीं ये सच में टर्न अराउंड हो गया इनका? डेफिनेटली बहुत सारे केस स्टडीज है। टू नेम ऑफ यू, हम सभी को पता है मूलचंद सारीज। आज अगेन हमने जब स्टार्ट किया था सिंगल स्टोर पे थे, एसओपीज डेवलप किए, उन्होंने बहुत ही मेहनत की, वो एसओपीज इम्प्लीमेंट किए, एंड आज हम फिर से उनके एसओपीज रीडिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज अभी वो लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे उनको वो पुराने एसओपीज वो यूज नहीं कर पा रहे हैं और उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है। सो ऐसी भी केसेस आते हैं जहां पे आफ्टर 3 years 4 years आप खुद समझोगे और सोचोगे कि इसको मुझे और अपग्रेड करना है और कैसे सिस्टम में इम्प्रोवाइज कर सकूं। सो डेफिनेटली काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं। येवले चाह एक क्लाइंट है हमारे, तो येवले चाह जो है इनका ब्रांड इन्होंने स्टार्ट किया आई थिंक रफली अराउंड 4 साल हुए रहेंगे मैक्सिमम। वो भी सिंगल स्टोर थे काफी सालों तक, एंड देन दे थॉट ऑफ एक्सपेंशन। एक्सट्रीमली विजनरी पीपल, आप मिलोगे तो वो वाइब्स उनमें आती है कि उनको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, ऐसी ऐसी एक ब्रांड बनानी है जो पूरा इंडिया जिसकी चाय पी, और शायद इंटरनेशनल, यू नेवर नो। एंड वो हमारे पास आए थे 3-3.5 साल पहले कि उनको एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करना है, उनके एसओपीज डेवलप करने हैं। चाय का फ्रेंचाइजी मॉडल, चाय का, और वैसी चाय जहाँ पे बिना शक्कर नहीं मिलती, कम शक्कर नहीं मिलती, कॉफी नहीं मिलती,
कुछ भी अलग नहीं मिलता। चाय मतलब सिंगल प्रोडक्ट चाय। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब यही था, सिंगल प्रोडक्ट। ओके। वो टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि सिंगल प्रोडक्ट चाय चलेगी नहीं चलेगी, बिकॉज ऐसा आज हम देख रहे हैं कि चाय के मल्टीपल चेन्स आ गए हैं, काफी सारा कॉपी पेस्ट हुआ है, बट वो टाइम पे दे वर द पायोनियर्स, दे स्टार्टेड दिस टी फ्रेंचाइजीज। तो अगर आप येवले चाह की बात करेंगे तो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज वी वर देयर, वी सीन देम ग्रो। सिंगल स्टोर से लेके आज में भी दे हैव रफली अराउंड 180-200 आउटलेट्स ऑफ टी, ओनली गिविंग टी। तो you help them with all the systems, formula और कैसे SOPs एंड सो हमने इसमें 2 चीजें की थी मेजरली। वन इज फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलपमेंट। फ्रेंचाइजी मॉडल में फाइनेंशियल मॉडल बनता है, लीगल टर्म्स कंडीशंस, लीगल अग्रीमेंट्स वगैरह बनते हैं, एंड देन एसओपीज जिसको हम कहते हैं कि प्रोसेस कैसे बिठाना है, स्टोर कैसे रन होना चाहिए, उसके सिस्टम्स क्या होने चाहिए, क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, टेस्ट कैसे मेंटेन करना है। आप सोचो चाय का टेस्ट हर दुकान में अगर 180 दुकानें हैं तो सब जगह जाके सेम मेंटेन करना कितना टफ है। हमारे घर पे भी 2 बार चाय बनाई तो सेम नहीं बनती है। तो कितनी देर चाय गर्म करनी है, कितने मिनट चाय उबालनी है, काफी सारी चीजें होती है इसमें। एंड यस, इट इज वन ऑफ आवर सक्सेस। ग्रेट। एक तरह का डिस्ट्रप्शन ही हुआ है मार्केट में, चाय की मार्केट में। यस। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप भले ही एक ही टाइप की चाय बना रहे हो तो भी आपके पास अगर विजन है एंड आप सिस्टम्स लगाते हो तो आप एक स्टोर से 180 स्टोर तक पहुंच सकते हो। डेफिनेटली बहुत बढ़िया कहा। तो ये आपका जो योर रिटेल कोच है उसका जो एक बोध वाक्य जो बोलते हैं हम, एक स्टेटमेंट आपका, वो आप ही बताइए रूपल, और हम शायद उसी से इसका समापन करते हैं। तो हमारी एक टैगलाइन है कि इफ यू हैव द विजन टू ग्रो, वी हैव द पैशन टू गेट यू देयर। मतलब आपको अगर विजन है तो डेफिनेटली वी आर पैशनेट इनफ टू हेल्प यू रीच योर विजन। वाह, बहुत शुभकामनाएं। और आपने मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा डिस्ट्रप्शन लाया है, आपने चाय वाले की मदद की है, तो आप तो कहाँ के कहाँ जब पहुंच सकते हैं। और सेठ जी याद रखिएगा, YRC योर रिटेल कोच, उनका आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, आप उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो YRC का YouTube चैनल भी है, आप वहां भी जा सकते हैं, उनके सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं और आपकी सक्सेस स्टोरी भी उनके साथ बना सकते हैं। तो धन्यवाद सेठ जी ये एपिसोड सुनने के लिए, और अगला एपिसोड ऐसे ही एक बहुत उपयुक्त और बढ़िया मजेदार सर्विस लेके हम आ रहे हैं। तब तक के लिए बढ़ते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सेठ जी। रूपल अग्रवाल मैडम के सारे डिटेल्स, उनके YouTube पेज के लिंक्स इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप Spotify, गाना, Apple पॉडकास्ट इस पे सुन रहे हैं तो जहाँ पे आपने इस एपिसोड को चलाने के लिए क्लिक किया था वहाँ पे नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज पे भी आपको ये सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे हमें कांटेक्ट कीजिए। ये पॉडकास्ट आपके लिए बी पॉडकास्टर और श्रुत कीर्ति प्रोडक्शन लेके आए हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।